स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कल वाले वीडियो में आपने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर का परिचय, उसकी परिभाषा के बाद में आपने पढ़ा शीत युद्ध को प्रभावित करने वाले कारक, शीत युद्ध के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इनको हम कल पढ़ चुके हैं। जिन्होंने कल नहीं पढ़ा वो आज इस वीडियो से पहले जो पहले वाला वीडियो है उसको पढ़ें, तब आगे का ये 3 टॉपिक आगे समझ में आएंगे। 3 टॉपिक हमारे आज हैं शीत युद्ध के कौन कौन से परिणाम निकले, उसके बाद में दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत। 12वीं क्लास में जो ये क्यूबा मिसाइल संकट है ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत 2012 और 2016 में 4 नंबर के प्रश्न आ चुका है, यानी अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत भी आ चुका है और क्यूबा मिसाइल संकट में सीधा प्रश्न आता है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था आप समझिए। 4 नंबर का प्रश्न आता है इस लेसन से, तो 4 नंबर में क्यूबा मिसाइल संकट आ सकता है, अवरोध एवं संतुलन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम पढ़ेंगे शीत युद्ध जो हुआ उसके कारण आप पढ़ चुके हो, कारणों के बाद हम बात करते हैं परिणाम कौन कौन से निकले। क्यूबा मिसाइल संकट आपकी किताब में स्टार्टिंग में दे रखा है, इससे पहले आपको शीत युद्ध का परिचय पढ़ना है, शीत युद्ध होने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं ये पढ़ना है, और उसके बाद में इसके लिए कौन कौन से परिणाम निकले, और परिणामों के बाद आप क्यूबा मिसाइल संकट जो चरम बिंदु था शीत युद्ध का उसको पढ़ना है। तो बात करते हैं सबसे पहले शीत युद्ध के परिणामों की। शीत युद्ध के परिणामों की बात करें तो पहला है भय एवं संदेह का वातावरण को जन्म देना। भय एवं संदेह के वातावरण को जन्म देना। शीत युद्ध का पहला परिणाम निकला भाई, भय का माहौल पैदा हो गया संपूर्ण विश्व में। इन 2 महाशक्तियों में तो हो गया, कल आप पढ़ रहे थे पहली महाशक्ति आप बात कर लो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति है सोवियत संघ रूस। दूसरी महाशक्ति कौन सी है? सोवियत संघ रूस। इन दोनों में तो आपसी भय था ही। किस बात का भय था कि पता नहीं अमेरिका सोवियत संघ पर कब आक्रमण करते, और सोवियत संघ को इस बात का भय था कि सोवियत संघ अमेरिका पर कब आक्रमण करते, है ना। अमेरिका दोनों को आपस में इस बात का भय था, इसलिए ये क्या करते थे, मान लो एक महाशक्ति किसी हथियार का निर्माण करती है तो दूसरी महाशक्ति उससे कहीं शक्तिशाली हथियार का निर्माण करेगी। तो भय का माहौल था, मान लो इन्होंने कोई मिसाइल बनाई तो उससे भी कहीं खतरनाक मिसाइल कौन बनेगा? अमेरिका बनेगा। अमेरिका को मिसाइल बनाता है तो उससे खतरनाक सोवियत संघ रूस बनाएगा। इसका मतलब भय का माहौल था, तनाव था। अब ये तो 2 महाशक्तियों के मध्य होगा। बात करते हैं विश्व में भय कैसे पैदा हुआ। विश्व में भी इस बात का भय था कि यदि दोनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध होता है, दोनों महाशक्तियां कौन कौन सी भाई? अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों के मध्य यदि युद्ध होता है तो दोनों के पास ही क्या है? परमाणु बम है, और परमाणु युद्ध होगा। परमाणु युद्ध कौन सा होगा? तृतीय युद्ध। परमाणु युद्ध कौन सा होगा? तृतीय विश्व युद्ध। और तृतीय विश्व युद्ध यदि परमाणु युद्ध हो गया तो विश्व के लगभग 7 देशों के पास, वर्तमान में उस दौरान 5 देशों के पास परमाणु बम था। तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा विश्व तबाह हो सकता था तृतीय विश्व युद्ध में। इसीलिए विद्वान कहते हैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो कैसा होगा, लेकिन चतुर्थ विश्व युद्ध पाषाणों से होगा। मतलब पूरी की पूरी सृष्टि तृतीय विश्व युद्ध में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नए उत्पत्ति होगी, नया मानव बनेगा, और कोई 1-2 आदमी बच जाएंगे, वो उससे प्रकृति का नया संचार होगा। इसलिए चौथा विश्व युद्ध में ये जो हथियार वगैरह पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, और केवल क्या बचेगा भाई? पाषाण बचेंगे, पत्थर से युद्ध होगा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में भय एवं संदेह का वातावरण हो गया। नंबर 2 है विश्व
दो खेमों में विश्व है, दो विरोधी गुट बोल दो, दो खेमे बोल दो, दो विरोधी गुट में विभाजित हो गया। दो विरोधी गुट में विभाजन कह दो, विभाजित कह दो। आप देखो दो विरोधी गुट कौन कौन से? एक गुट का नेतृत्व तो कर रहा है भाई, दो गुट में से पहले गुट का नेतृत्व कर रहा है अमेरिका, जिसने एक सैनिक संगठन बनाया जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1954 अप्रैल 1954 में हुई थी। जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। उसके बाद में दूसरा संगठन इसको प्रतिद्वंद, इसका लक्ष्य था, ये 12 देशों को मिलकर बनाया गया था। कितने देशों को मिलाकर बनाया गया था? 12 देशों को मिलकर बनाया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य था, किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को सामूहिक माना जाएगा और सभी मिलकर उस आक्रमण का प्रत्युत्तर देंगे। एक आदमी उसका प्रत्युत्तर नहीं देगा। जितने भी इससे नाटो के संगठित देश हैं, जो भी संगठन में शामिल हैं, सभी सदस्य देश मिलकर नाटो के देशों का प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया भाई आपका नाटो। इन्होंने क्या बनाया? सोवियत संघ रूस ने बनाया वार्सा पैक्ट। सोवियत संघ रूस ने क्या बनाया? वार्सा पैक्ट। कब बनाया? 1955, 1955। 1955 में सोवियत संघ रूस ने नाटो बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया, जिसका मुख्य लक्ष्य था नाटो के देशों का प्रतिरोध करना, या दूसरे शब्दों में कहें नाटो के देशों का मुकाबला करना, उनका उत्तर देना, उनको कैसे भी उनकी शक्ति को कमजोर बनाना। इसलिए विश्व के जो मुख्य देश थे, आधे तो बन गए नाटो के सदस्य, आधे बन गए वार्सा पैक्ट के सदस्य। इस प्रकार विश्व जो था वो दो विरोधी खेमे, एक का विरोधी खेमे की बात करें तो अमेरिका ने अपना ली भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और सोवियत संघ रूस ने अपना ली साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसमें समस्त उद्योगों पर नियंत्रण पूंजीपतियों का होता है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समस्त उद्योगों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। समस्त प्रकार के उद्योग सरकार के नियंत्रण में होंगे। इस प्रकार विश्व कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया। अगला भी इससे मिलता जुलता ही कारण है। विश्व में दो सैनिक संगठन बन गए। जो दैनिक सैनिक संगठन थे, पहला तो हो गया पढ़ लिया नाटो, और दूसरा हो गया वार्सा पैक्ट। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा। ये दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है वो लगभग सेम है। दो विरोधी गुट हैं तो गुट की बात कर ले, साम्यवादी गुट हो गया, एक पूंजीवादी गुट हो गया, यदि अलग लिखना चाहो तो। और इसमें यदि बात करें हम सैनिक संगठनों का निर्माण, अगला परिणाम निकला सैनिक संगठनों का निर्माण। अब देखो कौन कौन से सैनिक संगठन बने हैं, कौन कौन से सैनिक संगठन बने भाई? अमेरिका ने तो बना लिया नाटो, सोवियत संघ रूस ने बना लिया वार्सा पैक्ट या वार्सा समझौता, अमेरिका ने बनाया सीएटो, अमेरिका ने बनाया सेंटो, सोवियत संघ रूस ने चीन के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई। जब इन्होंने सीएटो और सेंटो बनाए तो सोवियत संघ रूस ने अपनी चीन के साथ मित्रता बढ़ाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस दौरान प्रमुख संगठनों का निर्माण हुआ। संगठन बोल लिए चार हैं मुख्य, नाटो नंबर 1, नंबर 2 वार्सा पैक्ट, सीएटो और सेंटो।
नाटो बनाया, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन, किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के द्वारा। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ रूस के द्वारा। सिएटो सेंटो अमेरिका के द्वारा। जब इन्होंने ये संगठन बनाए तो सोवियत संघ रूस ने चीन के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई, तो मजबूत कर लिया अपने आप को। अगला है सोवियत संघ, ये सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वतंत्र रूप से इन्होंने कार्य नहीं करने दिया, क्योंकि कल आप पढ़ रहे थे इनके पास एक अधिकार है वीटो, जिसको बोलते हैं हिंदी में निषेधाधिकार। कोई भी विधेयक पारित होने के लिए जो 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के हैं, उन 5 स्थायी सदस्यों को वोट देना जरूरी है। यदि उनमें से एक भी विपक्ष में होता है तो विधेयक पारित नहीं हो पाता। अब बात कर लें अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस, ये तरफ है तीनों। यदि इनके द्वारा कोई सदन में विधेयक लाया जाता है तो सोवियत संघ रूस इस पर वीटो पावर लगा देता है। तो कार्य बाधा हुआ नहीं हुआ? सोवियत संघ रूस इस पर क्या लगा देता है भाई? इस पर वीटो पावर लगा देता है। इस पर जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के द्वारा कोई सदन में विधेयक लाया जाता है या उनके पक्ष का होता है, सोवियत संघ रूस उस पर वीटो लगाकर उसे निरस्त कर देता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग सबसे अधिक किस देश ने किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो प्रयोग है वो सोवियत संघ रूस ने सबसे ज्यादा किया। और किसके विरुद्ध किया? अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा कोई भी विधेयक लाया जाता था, उस विधेयक को ये क्या करवा देता था? निषेधाधिकार लगाकर, वीटो पावर लगाकर समाप्त करवा देता था, जिसके कारण अमेरिका इससे क्या था? नाराज था। तो इस प्रकार आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, कि बार बार वीटो का प्रयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में क्या पहुंची? बाधा पहुंची। नंबर 5 आपका है मानवीय कल्याण जो कार्य हैं उनकी अपेक्षा मानवीय कल्याणकारी, यानी जनता का विकास करने वाले कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा, मतलब छोड़ना, ध्यान नहीं देना। इनका तो मुख्य लक्ष्य ये था कि अपनी शक्ति को संचय करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। सोवियत संघ रूस किसी हथियार का निर्माण करता है तो उससे कहीं शक्तिशाली हथियार का निर्माण करो। सोवियत संघ किसी देश को अपना मित्र बनाता है तो कहीं 4 देशों को आर्थिक सहायता देकर और मित्र बनाओ। अमेरिका किसी दूसरे देश को मित्र बनाता है तो हमें और ज्यादा मित्र बनाने हैं। इस प्रकार अपना अपना प्रभाव जमाने में लगे हुए थे, आर्थिक सहायता देने में। जनता के कल्याण की योजना, विश्व को कैसे आगे बढ़ाना है, आर्थिक विकास कैसे करना है, जनता का कल्याण कैसे करना है, लोक कल्याणकारी कार्य कैसे होंगे, मतलब इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, इनका विकास कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कैसे होगा, ढांचागत विकास कैसे होगा, इनकी ओर इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये तो था विश्व संदर्भ में, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में कौन कौन सी चीजें थी जिसके तहत ये कह दो इसके नकारात्मक परिणाम कह दो, ये तो आपके ये कह दो कि इसके नकारात्मक परिणाम है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक परिणामों की, है ना। ये तो हो गए नकारात्मक परिणाम। शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कौन कौन से निकले तो आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सकारात्मक परिणामों की, या इसके सकारात्मक परिणाम। नंबर 1 सकारात्मक परिणामों की बात करें तो, है ना, नंबर 1 है शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही, शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही विश्व में
राजनीतिक संतुलन स्थापित हुआ। राजनीतिक संतुलन स्थापित हुआ, इसका मतलब क्या है? शीत युद्ध हुआ इसलिए विश्व में राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित। कैसे हुई? एक तो व्यवस्था अपनाई गई, कौन सी? पूंजीवादी। एक देश तो कौन सी अपना रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। या दूसरी बात ये कह दो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह दो, या बुजुर्गा लोकतंत्र कह दो, या बुजुर्गा लोकतंत्र कह दो, यानी एक दूसरे शब्दों में कह दो लोकतंत्र, जिसमें जनता की भागीदारी सर्वाधिक। दूसरी अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी अपनाई जा रही है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब ये देखो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समस्त प्रकार के उद्योग हैं, किस लिए? सरकारी नियंत्रण में। जो गरीब देश है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गरीब है, तो वहां ये विशेष रूप से काम करने वाली स्थिति। नंबर 3, भारत जैसे देश में, भारत के अन्य भी जो उस दौरान स्वतंत्र हुए थे, उन देशों ने अपनाया गुटनिरपेक्षता। और ये तो थी गुट की बात करें, है ना? और वैसे इन्होंने अपनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है उपयुक्त दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को विद्यमान। कुछ उद्योग जिस पर ज्यादा पैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विकास जिसकी जरूरत ज्यादा है, ऐसे जिसमें लाभ की संभावना कम है, ऐसी चीजों पर तो नियंत्रण कौन करेगा? सरकार। और दूसरी बात, जिन पर लाभ की संभावना है और उत्पादन किया जा सकता है, उस पर पूंजीपति उद्योग स्थापित करेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में जो पहले ये प्रचार चल रहा था, मतलब दूसरे देशों को उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, वहां पर शासन व्यवस्था अपने अनुसार संचालित करवा रहे थे, वो लगभग देश क्या हो गए? अभी स्वतंत्र हो गए, है ना? तो स्वतंत्रता का प्रभाव बढ़ा, ये कह सकते हो आप। स्वतंत्रता का प्रभाव बढ़ा तो राजनीतिक संतुलन स्थापित हुआ, राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई। ये था पहला। नंबर 2 है भाई, शीत युद्ध ने राष्ट्र की विदेश नीति में यथार्थ परिवर्तन लाया। क्या परिवर्तन लाया? अब देखो नंबर 2, शीत युद्ध में राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थ परिवर्तन, चेंज, यथार्थ परिवर्तन लाया। क्या है? अब देखो आप, भारत सहित विश्व के जो भी स्वतंत्र देश थे, उन्होंने क्या अपनाया? स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का रास्ता तैयार कर दिया। आप चाहे तो अमेरिकी गुट में शामिल हो, चाहे तो आप सोवियत संघ रूस के गुट में शामिल हो, और चाहे तो आप स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करें, वो आपकी इच्छा है। तीनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में आप आपकी इच्छाएं, आप चाहे जैसा व्यवस्था अपना सकते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सहित विश्व के जो भी देश उस दौरान स्वतंत्र हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए थे, वो देश चाहे जिस नीति का अनुसरण कर सकते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकते हैं। अगला है, शीत युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो गुटनिरपेक्षता का प्रतिपादन हुआ, है ना? क्यों हुआ, अभी हम चर्चा करते हैं। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय, शीत युद्ध के कारण जो लिखना जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो लिख लो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता, जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व की
की सबसे बड़ी संस्था है। गुटनिरपेक्षता का प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ गुटनिरपेक्षता बनी। ठीक है, क्यों बनी भाई? भारत देखो उस दौरान स्वतंत्र हुआ था। कितने वर्षों की गुलामी के बाद? 190 वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत के जो संविधान निर्माता थे, संविधान को बनाने वाले थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि यदि विश्व में दो गुट, एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा है। अब मान लो आप अमेरिका के गुट में शामिल होते हो तो अपनी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के तर्ज पर आपको अपनानी पड़ेगी। अमेरिका जैसा कहेगा वैसा मानना पड़ेगा। इसका मतलब आप स्वतंत्रता अंग्रेजों से प्राप्त की और अमेरिका को सौंप दी। उसी प्रकार यदि आप सोवियत संघ के गुट में शामिल होना चाहते हो तो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो स्वतंत्रता है किसको सौंप दी? सोवियत संघ रूस को सौंप दी। तो भारत को ऐसा लगा कि विश्व राजनीति में यदि हम दोनों किसी भी गुट में शामिल होते, मान लो आप रूस के गुट में शामिल होते, तो पाकिस्तान किसके गुट में शामिल होगा? अमेरिका गुट में शामिल होगा। तो इससे क्या होगा? शीत युद्ध को बढ़ावा मिलेगा। शीत युद्ध बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि दो गुट और पहले से मान लो 10-10 11-11 हो गए तो बढ़ेगा, शीत युद्ध बढ़ने की स्थिति आती है। इसलिए भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि हम शीत युद्ध को बढ़ावा नहीं देंगे, हम शीत युद्ध के प्रभाव को बढ़ने नहीं देंगे। हम न तो अमेरिका के गुट में शामिल होंगे और न ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे। और जब ये पहली बार 5 देशों में मिलकर इसका निर्माण किया, वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 120 हो चुकी है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता आज भी प्रासंगिकता है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। ये हो गया आपका शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम और सकारात्मक। पहला पॉइंट आपका क्लियर। शीत युद्ध का आपका अर्थ, उसकी परिभाषा, शीत युद्ध को प्रभावित करने वाले कारक, शीत युद्ध के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं और शीत युद्ध के कौन कौन से परिणाम निकले, सकारात्मक परिणाम कौन से हैं और नकारात्मक परिणाम कौन से हैं। यहां तक आपके क्लियर। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई हम इसकी शीत युद्ध के में दूसरा टॉपिक हम चर्चा करेंगे और उसका नाम है क्यूबा मिसाइल सर्किट। दूसरे टॉपिक का क्या नाम है भाई? क्यूबा मिसाइल सर्किट। तो देखो, क्यूबा, इसको चीनी का कटोरा, ठीक है। क्यूबा ये आपका अमेरिका महाद्वीप है, ये ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और ये नीचे वाला दक्षिण अमेरिका। ये इधर है सोवियत संघ रूस, ये ठीक है, ये रूस। यदि रूस अमेरिका पर आक्रमण करे तो यहां पर ना, बहुत लंबी दूरी है, ठीक है ना। क्यूबा जो है ये क्षेत्र है, यहां एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी भरा। क्यूबा क्या है? क्यूबा छोटा सा द्वीपीय देश, मतलब समुद्री भूभाग जिसके चारों वह है, जमीन का वह छोटा सा भूभाग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो क्यूबा क्या है भाई? द्वीपीय देश, ठीक है। पहला प्रश्न आता है कि क्यूबा की स्थिति जाने, तो क्यूबा की स्थिति जाने तो वर्तमान में तो कहते हैं क्यूबा को चीनी का कटोरा, क्योंकि यहां गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रूस यहां है और अमेरिका यहां है। रूस यदि अमेरिका पर सीधा, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान तो आक्रमण हो सकता था, सीधा आक्रमण करे तो यहां से अपनी मिसाइलें ताकि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, या उसका प्रभाव कम हो सकता है, या उसको अंतरिक्ष में समाप्त किया जा सकता है। ये जो क्यूबा है ये सामने वाले देश है,
ये कौन सा देश है भाई? क्यूबा एक साम्यवादी देश है। साम्यवादी देश का मतलब ये किसका मित्र हो गया? सोवियत संघ, रूस का मित्र हो गया, ये इसका मित्र है। ठीक है, ये किसका मित्र है? सोवियत संघ, रूस का मित्र है। अब अप्रैल 1961 की बात है, आपकी किताब में दे रखा है, जहां लेसन स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के जो नेता थे, यानी इनके नेता, सोवियत संघ के जो नेता थे, उनको इस बात की चिंता थी। चिंता क्या थी? कि अमेरिका इसके पास में है कि नहीं है? अमेरिका इसके पास में है, इसलिए यहां से फिडेल कास्ट्रो जो था उस दौरान उस जहां का राष्ट्रपति था, तो इन्होंने ये महसूस किया कि सोवियत अमेरिका द्वारा क्यूबा पर अपनी कार्रवाई करके क्यूबा को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला बुर्जुआ लोकतंत्र स्थापित कर देंगे और फिडेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसा इन्होंने महसूस किया। किसने किया भाई? सोवियत संघ रूस के प्रमुख जो नेता थे, इन प्रमुख नेताओं ने ऐसा महसूस किया। प्रश्न आता कब महसूस किया? 1961 में, अप्रैल 1961 में इन्होंने ऐसा सोचा, तो इन्होंने इसको मजबूत करने का प्रयास किया। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से है। सोवियत संघ के नेता उस दौरान थे निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के दो नेता कौन थे भाई? निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव ने ऐसा सोचा, ऐसे मन में विचार आया कि यदि अमेरिका इसको अपने प्रभाव में ले लेगा तो हमारा प्रभाव धीरे धीरे, आज इसको लिया है, दूसरे देश को लेगा, तीसरे को लेगा, ऐसे सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया? निकिता क्रुश्चेव ने यहां पर मिसाइलें तैनात करने का फैसला कर लिया। कहां पर? क्यूबा पर। अब देखो, क्यूबा पर यदि मिसाइल लगाता है, सोवियत संघ रूस यदि यहां मिसाइलें लगाता है, तो यहां से भी किस पर मिसाइलें दागेगा? अमेरिका पर दागेगा। अमेरिका पर मिसाइलें दागेगा, एक तो यहां से दागेगा और एक यहां से दागेगा, तो ज्यादा नुकसान किससे होगा? इससे होगा ज्यादा नुकसान, क्योंकि नजदीक है। यानी सोवियत संघ रूस के सीधे निशाने पर आ गया। सोवियत संघ रूस के सीधे निशाने पर कौन आ गया? अमेरिका आ गया। क्यूबा में इन्होंने क्या कर दिया था? अपनी मिसाइलें तैनात करने का फैसला कर लिया था। किसने किया? सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ के नेताओं को यह महसूस होने लगा कि क्यूबा पर अमेरिका अपना प्रभाव जमा लेगा और यहाँ का जो नेता है फिडेल कास्ट्रो, उसका तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए इसको बचाने के नाम पर और अमेरिका को डराने के नाम पर इन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पर एक मिसाइलें तैनात करने का फैसला कर लिया। मिसाइलें लगाना प्रारंभ कर दिया। समुद्री मार्ग से सीधी मिसाइलें यहाँ आएंगी, यहाँ से। अब अमेरिका इसके सीधे निशाने पर, पहली बार सीधे निशाने पर आ गया। ठीक है, सीधे निशाने पर जैसे ही आया, इसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। जब तक मिसाइलें तैनात लगभग हो चुकी थी, कुछ मिसाइलें अभी लगानी रास्ते से धीरे धीरे काम चल रहा था, समुद्री मार्ग से यहाँ पर मिसाइलें लग रही थी, चालू किया जाना था। तो यह बात अमेरिका को कब पता चली? लगभग 3 हफ्ते बाद। आज की तरह संचार तंत्र मजबूत नहीं था, इसलिए इनको ऐसा महसूस हुआ कि 3 हफ्ते बाद इनको सूचना लगी। अब ये जो थे यहाँ का जो राष्ट्रपति और उनका सलाहकार जो था केनेडी, ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे कि यदि हम आमने सामने हो जाएंगे तो बिल्कुल नजदीक अमेरिका और ये यहाँ से आक्रमण करे तो प्रभाव कम होगा, क्योंकि यही आक्रमण में इसको जूझना पड़ेगा। यदि नुकसान होता है तो क्यूबा का होना है या अमेरिका का होना है। इसलिए यहाँ का जो मुख्य नेता था, अमेरिका का जो मुख्य नेता था जॉन एफ केनेडी, ये और उसका सलाहकार ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध हो जाए। यदि परमाणु युद्ध होता है
तो दोनों के दोनों जो देश हैं पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबा इधर होगा तो क्यूबा होगा और इधर होगा तो अमेरिका होगा, और फिर अमेरिका के पास यदि कुछ हथियार बच जाएंगे तो रूस को तबाह कर सकता है और विश्व युद्ध की प्रेरणा बन सकता है, विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है। इसलिए अक्टूबर 1961 को इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1961 को थोड़ा ज्यादा हो गया, कठोर होकर जवाब दिया और अमेरिका के पास सूचना भिजवाई कि जो परमाणु मिसाइलें आप लगा रहे हो उसको तत्काल बंद करें, मतलब थोड़ा कठोर आवाज में, बंद नहीं करोगे तो हम परमाणु युद्ध हो सकता है। इसलिए इन्होंने आमने सामने की धमकी दे डाली, लेकिन करना नहीं चाहते थे, फिर भी धमकी देना जरूरी थी। उसी दौरान रूस भी युद्ध नहीं करना चाहता था। रूस को भी इस बात का पता था कि दोनों के पास परमाणु बम है और परमाणु बम होने की सूरत में दोनों एक दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रूस के नेताओं ने भी अपने जो जहाजी बेड़े थे उन जहाजी बेड़ों की या तो स्पीड कम कर दी या उनको वहीं रोक दिया, और ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों आमने सामने आ चुके थे, शीत युद्ध के चरम बिंदु की ओर आ चुके थे। इसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका क्यूबा मिसाइल संकट नंबर 2 टॉपिक। एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। लास्ट टॉपिक है अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत। क्या था अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत? का मतलब है दोनों ही देशों के पास परमाणु बम है। किस किस के पास भाई? एक तो है अमेरिका के पास परमाणु बम, है ना, एक तो अमेरिका है और दूसरा है उस दौरान सोवियत संघ रूस। दोनों ही देशों के पास क्या है? परमाणु बम है। अब मान लो अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ को समाप्त किया जाना है। अमेरिका है वो किसको समाप्त करना चाहता है? सोवियत संघ को समाप्त करना चाहता है, और इसके जो परमाणु बम है, इस परमाणु बम के खरीजे को भी समाप्त करना चाहता है, क्योंकि सीधा का सीधा कार्रवाई वो कहां करेगा कि जहां इनके परमाणु बम है वहां सीधी कार्रवाई होगी। तो इसके परमाणु बम के खरीजे को ये समाप्त करना चाहते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 4 नंबर का प्रश्न। तो मान लो अमेरिका है वो क्या करना चाहता है? सोवियत संघ के हथियारों को, उनके परमाणु बम को, इनकी शक्ति को समाप्त करना चाहता है, और वो सोवियत संघ रूस पर कार्रवाई करता है। कार्रवाई करता है तो भी सोवियत संघ रूस के पास कितने हथियार शेष बच जाएंगे कि वो अमेरिका को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इस बात का दोनों को पता है। चाहे सोवियत संघ रूस अमेरिका के विरुद्ध कार्रवाई करे, चाहे अमेरिका सोवियत संघ रूस के विरुद्ध कार्रवाई करे, दोनों के दोनों यदि किसी देश के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, उसके हथियारों को समाप्त करना चाहते हैं, उनके हथियारों के खरीजे को मिटाना चाहते हैं, तो भी उनके पास इतने हथियार हैं कि वो पूरी तरह दूसरे को समाप्त कर सकते हैं। एक तो हो गया जिसके कारण इन्होंने कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। न तो अमेरिका ने सामने सामने की लड़ाई लड़ने का साहस किया, और न ही सोवियत संघ रूस ने अमेरिका से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का साहस किया। क्यों नहीं किया? कारण समझ में आ गया। मान लो यदि अमेरिका सोवियत संघ के परमाणु बम वगैरह यहाँ की स्थिति को समाप्त करना चाहता है, तो इनके पास इतने परमाणु बम शेष बच जाएंगे, इतने हथियार शेष बच जाएंगे कि वो सोवियत संघ रूस अमेरिका को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार सोवियत संघ यदि उसको अमेरिका को समाप्त करना चाहता है तो उसके पास इतने हथियार बच जाएंगे, इसको समाप्त कर देगा। इसको कहते हैं अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत। अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत का मतलब क्या होगा कि दोनों देशों को पास इतने हथियार हैं कि यदि वो अंतरिक्ष में भी हथियारों को समाप्त करना चाहें, ठीक है ना, मान लो एक देश आक्रमण कर रहा है अमेरिका, अब इसको अंतरिक्ष में ही समाप्त कर रहे हैं, फिर भी इतने हथियार इनके पास, ऐसे ऐसे हथियार इनके पास, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास, ऐसे ऐसी मतलब युद्ध लड़ने की कला, टेक्निकल है इनके पास कि वो पूरी तरह से दूसरे को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था का नाम क्या है? अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत। प्रश्न आता है 4 नंबर का, अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो देखो इसमें परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों देशों के पास इतने परमाणु बम है कि वो दूसरे को पूरी तरह से समाप्त करने की स्थिति हो, इतनी मजबूत स्थिति हो, उसे हम अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं।
ये आपका लेसन नंबर 1 का 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब हम कल पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का प्रारंभ, दो ध्रुवीय विश्व दो भागों में कैसे विभाजित हुआ, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।